आइए हम अपनी आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से उनकी बनाई हुई उत्तम व्यवस्थाओं में आज हम सबको वह पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी मिलकर वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी एक व्यवस्थित और अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाह्य कर्मों को, बाह्य क्रियाओं को रोक कर रखेंगे, स्थगित कर देंगे, जिससे कि संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण आंतरिक वृत्तियां कक्षा के विषय पर ही लगी रहें। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरलता से, शीघ्रता से सीख पावे, समझ पावे और इसे अपने व्यावहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावे। आप हमें वैसी योग्यता दीजिए। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर 3 बार परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। आर्य जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। जी, धन्यवाद मोहित जी। मोहित जी, एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है। आप सभी को सादर प्रणाम। वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पीछे से प्रकरण हम देखते हुए चल रहे थे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जो प्रकरण देखा था वो आभ्यंतर प्रकरण को देखा था। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, यानी एफर्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल एफर्ट होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल। तो सबसे पहले जो हमने देखे थे, यानी इस आज से पूर्व की कक्षा में, वो हमने इंटरनल एफर्ट्स क्या होते हैं उनको देखा। इस ग्रंथ की भाषा की दृष्टि से आंतरिक प्रयत्न, उसको आभ्यंतर प्रयत्न भी कह सकते हो। तो तीसरा प्रकरण हमारा आभ्यंतर प्रकरण था। उस प्रकरण में मुख्य रूप से 2-3 बातें थी। मैं उनको संक्षेप में दोहरा देता हूं, जिससे आपके एक बार उपस्थिति बन जाएगी कि हमारा विषय कहां से होते हुए कहां तक आया। तो उसमें ककार से लेकर के मकार पर्यंत जो 5 वर्गों के 25 अक्षर हैं, इन 25 अक्षरों का स्पष्ट प्रयत्न है। और स्पष्ट कहते हैं बड़े स्पष्टता से, एकदम बहुत अच्छे से स्पर्श पूर्वक, स्पृष्ट ऐसा। दूसरा ईशत स्पृष्ट, वो केवल 4 अक्षरों के लिए, 4 वर्णों के लिए, जिनको हम कहते हैं अंतस्थ, अंत में स्थित हैं जो।
वे अंतस्थ। य र ल व इनका ईषत स्पृष्ट प्रयत्न है। और ये कौन सा है? जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में दोहराया था, यदि प्रश्न ये आए अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न लिखिए, तो आप उसको एक शब्द में उत्तर दे देंगे, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न। बस ये उसका उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही उसके नीचे था फिर ईषद विवृत करणा ऊष्माणा, कि जो ऊष्म वर्ण है उनका ईषद विवृत, कंठ को फैला करके लेकिन थोड़ा सा, ईषद का अर्थ तो थोड़ा सा, किंचित। ये ऊष्म के लिए, ऊष्म कौन कौन से? वही तीनों शकार और एक आकार, ये ऊष्म वर्ण थे। इसमें दूसरा पक्ष इन्होंने एक बात ये भी कहा था कि भाई विवृत करनावा, कि इनका दूसरा पक्ष ये भी कि इनको आप कंठ को फैला करके भी कर सकते हो, यानी ईषद विवृत भी है और विवृत भी है, दोनों। और उसके पश्चात आगे देखेंगे तो विवृत करना स्वरा, जितने भी स्वर हैं, मोहित जी थोड़ा सा ऊपर ले चलिए इसको, बस पर्याप्त है, कि जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का विवृत प्रयत्न है। विवृत अर्थात कंठ को फैला करके। केवल इस प्रकरण में जो आपको लर्न करना या आपको जो यहां से कैच करना है कि आखिर वो कौन से, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, आप में से कभी यदि पढ़ने की प्रैक्टिस हो तो नोट्स बनाते थे, किसी भी चैप्टर्स के, कोई भी चैप्टर होता तो उसके नोट्स बनाते, तो उन नोट्स के बेस पे हम उस पूरे चैप्टर को अपनी स्मृति में कहूं या अपनी मेमोरी में उसको फीड करते हैं। एक शॉर्टकट होता है हर एक स्टूडेंट का अपना, हर छात्र का। तो इसमें से जो नोट्स आपको बनाने हैं, वो उस दृष्टि से मैं एक बात कह रहा हूं, थोड़ी गंभीर एक अवलोकन की दृष्टि से, कि भाई देखो इसमें आभ्यंतर प्रयत्न की बात चल रही है। तो जो 5 वर्ग है प्रथम वाले कुचु टू तुपु, इनका स्पृष्ट प्रयत्न है, आभ्यंतर। और उसके बाद जो अंतस्थ है उनका ईषद स्पृष्ट, तो हो गया। ऐसे ही जो ऊष्म वर्ण है उनका ईषद विवृत भी है और विवृत भी जी। और इन्हीं ऊष्म के साथ जो स्वर है, सभी कितने स्वर थे हमारे, कोई बताएं जरा, कुल स्वरों की संख्या कितनी थी, हमने पढ़ाया था? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो कुल जो हमारे 22 स्वर थे, उन 22 स्वरों का भी आभ्यंतर प्रयत्न कैसा है? विवृत प्रयत्न है। कहा ना इन्होंने, विवृत करणाः स्वरा, कि सारे स्वरों का भी विवृत प्रयत्न है। और एक बात और कही, संवृतस्त्वकारः, कि जो अ वर्ण है, इस अकार वर्ण का विवृत भी प्रयत्न है और संवृत भी प्रयत्न है। मैंने आरंभ में एक बात कही थी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं ए, तो जब हम इस आकार को ए ऐसा बोलते हैं तो कंठ संकुचित होता है, सिकुड़ता है, थोड़ा सा सिमुटता है? लेकिन जब हम इसको बोलते हैं अ, तो यहाँ पर कंठ फैलता है, मुख तो हमारा थोड़ा सा खुलता है। इसको व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं कि जब व्याकरण संबंधी, व्याकरण की दृष्टि से कोई कार्य करना होता है, तब आकार वर्ण की भी विवृत प्रयत्न वाली श्रेणी हो जाती है। और यदि सामान्य हो तो उसमें संवृत भी होता है। दोनों इसके स्वीकार किए जाते हैं, दोनों मतों को स्वीकार करते हैं। इति एषः अंतः प्रयत्न, ये अंतः प्रयत्न कहा, आभ्यंतर प्रयत्न को कहा। आगे देखिए, आज हम चतुर्थ प्रकरण को आरंभ करें। इसमें मैं केवल आज एक सूत्र पढ़ाऊंगा। 11 अभी हुआ है, 9:11, लगभग 9:30 या 35 मिनट पर हम इस कक्षा को विराम दे देंगे। ऐसा
एक विचार है। केवल एक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन उसको बहुत सरल करके आप तक पहुंचाने का यत्न करता हूं। अथ चतुर्थम प्रकरणम, अब चतुर्थ प्रकरण को, चौथे विषय को कहते हैं। अथ बाह्याः प्रयत्नाः, अब चौथे प्रकरण अर्थात बाह्य प्रयत्न को कहते हैं। क्या है देखिए, वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श श स विसर्जनीय जिह्वा मूलीयोपध्मानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानुप्रदानाश्चाघोषाः, ये सूत्र है। ठीक है, श्लोक तो इसको नहीं कहा जा सकता, सूत्र कह सकते हैं। देखिए, इसको कोई कठिनता नहीं है, कोई ऐसा एक मानसिकता मत बनाई कि अरे ये तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सरलता से वर्गाणाम, वर्गों के। अब कौन कौन से वर्गों के? सभी वर्गों के। कौन कौन से? जो कु चु टु तु पु, 5 वर्ग है ना प्रथम हमारे। आकार के बाद यानी स्वरों के बाद जो हमारे व्यंजन आरंभ होते हैं, तो उन व्यंजनों में जो वर्ग है, जैसे का वर्ग, कु मतलब का वर्ग, तु मतलब टा वर्ग इत्यादि। तो वर्गाणाम, वर्गों के। प्रथम द्वितीयाः, प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा। और क्या कहा? तीनों शकार और विसर्जनीय, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय और यम। यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः, और क्या है देखो, बाह्य प्रयत्न, ध्यान से पकड़ना, श्वासानुप्रदान, और आगे क्या है? अघोषाः। अब पूरे को समझ लीजिए। इन्हीं ने जो महर्षि जी ने जो अर्थ दिया है, इसी से आपको स्पष्ट करता हूं। ठीक है, देखिए यहां वर्ग शब्द से कु चु टु तु पु, इन 5 का ग्रहण है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके 2-2 वर्ण अर्थात का वर्ग में का खा, चा वर्ग में चा छ, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा फा। ऊष्मों में श श स और विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय। और यमौ च प्रथम द्वितीय था ना सूत्र में भी, तो यम कौन से? प्रथम और द्वितीय। चारों यमों को नहीं कहा इन्होंने, प्रथम और द्वितीय यम को कहा केवल। इन 18 वर्णों का विवृत कंठ, इन 18 वर्णों का विवृत कंठ और श्वासानुप्रदान, उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त कर और अघोष सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए। पहले इस प्रकरण के अनुसार इस पूरे सूत्र का एक पंक्ति में अर्थ समझो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन वर्णों का श्वासानुप्रदान और अघोष प्रयत्न है, ऐसा, तो आप क्या कहेंगे? वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय, तीनों शकार और विसर्ग, जीवामूलीय, उपध्मानीय और 2 यम, ह्रस्व ग्वांग और दीर्घ अनुनासिक, ये 2 इनका। अघोष किसे कहते हैं? तो देखो, घोष कहते हैं बहुत गंभीरता, गहरा, जिस स्वर में गांधीर्य हो। जैसे वर्तमान समय में शायद कोई पंक्ति है, कोई गाना बजता है आजकल,
बेस बढ़ा दो, कुछ ऐसा वॉल्यूम बढ़ा दो, ऐसा उसमें बेस पसंद है, कुछ ऐसा करके, है ना। तो जिसमें बेस होता है, घोष होता है, गंभीरता होती है, जिस स्वर में तनिक गांभीर्य होता है उसको कहते हैं घोषवंत, और जिसमें गंभीरता थोड़ी कम होती है उसको कहते हैं अघोषवंत। ठीक है, यानी जिसमें स्वर के उच्चारण में गंभीरता होगी वो घोषवंत, घोष वाले होंगे, और जिनके उच्चारण में गंभीरता होगी तो किंतु थोड़ी कम होगी वो अघोष, ऐसा। ठीक है, बस इसमें इतना ही। पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय, ये दूसरा तीनों शकार, मूल्य, उपध्मानीय और दोनों यम, 18 हो जाते हैं। देखो 5 दूनी 10 वो हो गए, ठीक है। 3 शकार 13, विसर्ग 14, जीवा मूल्य 15, उपध्मानीय 16 और 2 यम 18। इन 18 वर्णों का बाह्य प्रयत्न है श्वासानुप्रदान और अघोष। अघोष को मैंने बता दिया, श्वासानुप्रदान को समझ लीजिए, ये कौन सी बला है। उच्चारण के पश्चात जो तनिक सा श्वास बाहर को निकलता है उसको कहते हैं श्वासा अनुप्रदान। जैसे गच्छतु अनुगच्छतु, गच्छतु मतलब जाता है और अनुगच्छतु मतलब पीछे पीछे जाता है। ठीक है, उस प्रकार से तो श्वासानुप्रदान यानी श्वास जो थोड़ा सा बाहर निकलता है। देखो प्रैक्टिकल भी कर लो, थ्योरिकल तो आपको शायद थोड़ा सा स्पष्ट हो गया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल कर लोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी वर्ण बोलो, अ, जितने वर्णों को इन्होंने कहा है तो देखो उनमें बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी। क आ बोलते हैं तो वहां पर भी श्वास तो बाहर को आ रहा है, लेकिन कैसा है, बहुत कम है, वो अगले सूत्र में बताएंगे। लेकिन यहीं पर यदि देखें जितने 18 वर्णों की इन्होंने बात कही है, यदि उन वर्णों को देखें तो देखो, आंख बंद करके बोल करके देखो, क। जब आप का बोलते हो तो का के उच्चारण के बिल्कुल ठीक पीछे थोड़ा सा श्वास बाहर को आ रहा है, मानो भीतर का श्वास आपके वर्ण के उच्चारण को बाहर धकेल रहा हो, आपके उच्चारण को बाहर फेंकने का कार्य ये श्वास कर रहा हो। बस ये बला है श्वासानुप्रदान। इतने सूक्ष्म स्तर पर भाषा के किसी एक वर्ण को लेकर के बात करना, वास्तव में इसे कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। वैसे आजकल ट्रेंड में है, और ट्रेंड में जो चीजें होती है उनको हम बहुत परफेक्ट मानते हैं। मुझे वैसे किस संसार की किसी भी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपंग कोई भी हो ना, अपंग वो अपंग ही होता है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, आजकल मैं आंग्ल भाषा का प्रयोग करता हूँ ना, इसी का एक बड़ा गजब उदाहरण देता हूँ। यदि आपको लिखना हो थॉर, एक गाड़ी है उसका नाम है थॉर, तो क्या स्पेलिंग है उसकी, स्पेल बोलो कोई भी एक बार, आप में से कोई भी एक बार। THOUGHT, थॉट नहीं, थॉट नहीं बेटा, थॉर एक गाड़ी का नाम है, 4 व्हीलर, उसको थार भी बोल देते हैं वैसे। हाँ थार बोल देते हैं, THAR। एक्चुअल में उसकी स्पेलिंग थॉर है, THOR, ऐसा AR नहीं। तो देखो यहां पर TH से था बन रहा है और दैट में TH से दा बन रहा है। अगर केवल सिंगल लेटर का प्रोनाउंसिएशन देखें तो वहां पर कुछ और है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो सिंगल लेटर का है वो किसी के साथ कंबाइन होकर के उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। अच्छा, बदलने का नियम क्या है इनसे पूछो जरा। अंग्रेजी के जो भाषा के भाषाविद हैं, यदि इनसे पूछो कि भाई कौन सा नियम लगाया तुमने, यहाँ पर TH से था भी बनता है और TH से दा भी बनता है, कौन सा नियम लगाया तुमने और कैसे होता है ये? मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं,
इतनी अपंग भाषा है। इस अंग्रेजी के पीछे हमारे बहुत सारे, मैं तो कहूं लगभग अधिकांश समाज, मुझ सहित, अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो हमें ऐसा लगता है अरे ये तो महाअमात्य है, कोई सामान्य नहीं है, और इस ग्रह का भी नहीं है, ये तो किसी दूसरे ग्रह से पहुंचा है। प्रायः एक मानसिकता है। लेकिन जो जानकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, या जो इस विषय में जानते हैं, वो जानते हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई, और जो सहृदय लोग हैं वो स्पष्ट ये भी कहते हैं कि भाई इंग्लिश आज ट्रेंड में है, वो एक अलग वे है, लेकिन इंग्लिश इज ए पुअर लैंग्वेज, ऐसा। तो जिनके लेटर के प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, लेटर से जब उनके वर्ड बनते हैं तो वहां पर उनके प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाते हैं। ये गड़बड़। और यहाँ पर एक वर्ण के प्रोनाउंसिएशन को तो छोड़ो, प्रोनाउंसिएशन के पीछे जो आपका श्वास है, जो आपका प्राण है, उसकी क्या स्थिति होगी, इंटरनल एफर्ट क्या होंगे, एक्सटर्नल एफर्ट क्या होंगे, उसका स्थान क्या है, उसका करण क्या है, और करण में भी फिर स्पेसिफिकेशन है। भाई करण, जो जीवा करण है, सब वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख्य साधन है, वहां पर भी देखो कितना स्पेसिफिकेशन है, बिल्कुल स्पष्टता। इसमें यहां पर जीवा जाएगी, इसमें यहां पर स्पर्श करेगी जीवा, इसमें इस प्रकार की क्रिया होगी इत्यादि। इसको कहते हैं भाषा की वैज्ञानिकता। पिछले दिनों थोड़े पूर्व काल की बात है, एक पंक्ति कुछ वर्षों पूर्व पढ़ी थी, संस्कृत एक मृत भाषा है। फिर कुछ दिनों बाद एक और पंक्ति पढ़ने को मिली, सौभाग्य से, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा। यहां एक तर्क उपस्थित हुआ, यदि वैज्ञानिक है तो मृत नहीं होनी चाहिए, और यदि मृत है तो वैज्ञानिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन ये जो कंसेप्ट जो मैंने आज आपके समक्ष रखा, ये कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं था, जबकि मैं गुरुकुल में पढ़ चुका था, और गुरुकुल में मैं स्वयं पढ़ा चुका था। लेकिन जब मैंने इसको इसके साथ रिलेट करके, इसके साथ जोड़ करके जब मैंने इस पर विचार किया, तब मुझे इस कृपा से ये स्पष्ट हुआ, अरे क्या बात है, ये तो प्रभु का प्रसाद ही है वास्तव में। इस बात से मैं सहमत था, क्योंकि ऋषियों के प्रति मेरी श्रद्धा है निश्चित। संस्कृत एकमात्र संसार की वैज्ञानिक भाषा है। मुझे बड़ा इसके प्रति एक लगाव, ऋषियों के प्रति एक श्रद्धा है। किंतु ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन कैसे। अच्छा, एक और कुछ एक लेख मिल जाते हैं हमें कहीं पर, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि भाई आजकल का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए जो सबसे आसान, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे भाषा है वो संस्कृत है। लेकिन कैसे, भीतर एक प्रश्न कचोटता था, कैसे। कई बार कहते समय, कई बार व्याख्यान के समय हम भी कहा करते थे, लेकिन भीतर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता था, कैसे है। कंप्यूटर के लिए अनुकूल है, लेकिन कैसे है। तो इसका मूल उत्तर ये है, इसके संस्कृत में जितने वर्ण हैं 63, इन 63 वर्णों में प्रत्येक वर्ण का, पृथक वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एग्जैक्टली किसी के साथ भी जाएगा ना, वही रहेगा, बदलेगा नहीं, अपवाद को छोड़ करके। जैसे विसर्ग का जीवामूलीय हो जाता है, उपद्मान इत्यादि, कुछ एक अपवाद है, अन्यथा, और वो भी वहां पर वर्ण नहीं बदलता है, वहां पर वर्ण नहीं बदलता है, बस वो प्रोनाउंसिएशन में एक और गंभीरता है, इस भाषा की एक और वैज्ञानिक गंभीरता है। ये यूं कहूं कि वो एक बात कहते हैं ना कि भाई ये यहाँ पर बड़ी साइंटिफिक है, तो वो एक बहुत गहरे में जाकर के बात है, इतना। तो कैसे है, तो विसर्ग का मतलब होता अर्ध हकार। यदि यहाँ पर इस पृथ्वी नामक ग्रह पर, उपग्रह पर, यदि विसर्ग मतलब अर्ध हकार है ना, तो स्पेस में जो वेव्स चहुर शब्द को कहा था ना, शब्द ब्रह्म और व्यापक है। जब हमने प्रथम ही किया था इस ग्रंथ का, तो वहां पर इन्होंने क्या कहा था कि जो वर्ण है वो कैसे हैं, असून व्याप्त धातु थी वहां।
सब जगह व्याप्त है। उन्होंने इस बात को यूं कह दिया कि वर्ण सब और व्याप्त है। कि साउंड कह लीजिए उसको, वेव्स कह लीजिए उसको, फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हो, वो सब कैसी हैं कि वो सब जगह रिलेट कर रही, रश्मियां कह सकते हो। इस प्रकार से तो अगर इस ग्रह पर विसर्ग का अर्ध हकार है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है संसार नहीं, मैं कहता हूं पूरे समूचे ब्रह्मांड में, उसको कहीं भी आप सेंड करोगे ना तो रिसीवर के पास एग्जैक्ट वॉल्यूम वही जाए, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वही होगी। इसलिए कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत। ककार की जो ध्वनि का जो ध्वनि आप यहां से सेंड करोगे किसी दूसरे प्लेनेट पर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जाएगी। इसलिए कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत। अब मान लीजिए यहां से आप स्पेस में किसी ग्रह पर भेज रहे हैं कोई भी, इंग्लिश में, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इंग्लिश से मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वही बात है कि भाई गुण और दोषों का तो विवेचन होना चाहिए, और विद्वानों का प्रायः यही मुख्य कर्तव्य कर्म है कि वो किसी भी वस्तु विषय आदि के गुण और दोषों को सबके समक्ष बड़ी सहृदयता से समर्पित कर देवे। बाकी जो श्रोता या पाठक जन है वो स्वयं अपना हित अहित जान करके वो यथेष्ट करे, ऐसा। तो यदि इंग्लिश में देखें तो यदि हम यहां से भेज रहे हैं, जैसे नो है, नो, अब NOW ये भी नाउ है, KNOW ये भी नाउ है, NO ये भी नो है। अब जो सेंडर है, सेंडर तो जानता है ना कि मैं क्या भेज रहा हूं और किसका क्या मीन है वहां पर, लेकिन जो रिसीवर है अब वो कैसे करेगा? तो उसके साथ जो उससे रिलेट जो भी वर्ड है उसके साथ होना चाहिए कोई वर्ड, तब उसको समझ में आएगा कि कहां पर KNOW लेना है मुझे, कहां पर NOW लेना है और कहां पर NO लेना है। संसार भर की भाषाओं में चले जाइए, संसार भर की बोलियों में चले जाइए, संस्कृत के अलावा ये सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। इसलिए आज तक जो आप एक थ्योरी पढ़ते आए थे या सुनते आए थे विद्वानों से या कहीं लेख में, तो उसका एक मूल कंसेप्ट ये है कि संस्कृत ही एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है। और मैं तो बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं, अपने जो भी ईश कृपा से अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण जो भी कुछ किया इस पर चिंतन, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे तो कोई विनम्र व्यक्ति इस पर हमसे बात भी कर सकता है, हम उसको बता सकते हैं जितना हम जानते हैं कि भैया इस प्रकार से संस्कृत ही एकमात्र संसार की वैज्ञानिक भाषा है। किसी के पास इतनी क्लियर प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। एक और आगे बात कहता हूं, मैंने संस्कृत के साथ एक प्रयोग किया, मैं यूं कहूं कि सर्जरी करके देखी संस्कृत के साथ, कि देखिए संस्कृत का प्रभाव क्या है। जो वर्णोच्चारण आपको पढ़ा रहा हूं इसी का एक सिलेबस तैयार किया, शायद कुछ आप में से शायद कोई जानते होंगे। उस सिलेबस को संस्कृत फोनेटिक ऐसा एक नाम दिया और ऐसे बालकों को पढ़ाया जो तुतलाते थे। ये मैं अनुभव साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, इसकी वैज्ञानिकता का दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे बालकों को पढ़ाया जो तुतलाते थे, जिनका हेजिटेशन बहुत गजब के ऊंचे स्तर का था, इतना संकोच था उनमें। और उनके बाद में जब उनको लगभग 10-12 दिन के बाद सिखाई हमने ये चीजें, सिलेबस को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, उसको डिजाइन किया उस तरह से, उनके साथ और बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। 10-15 दिन के बाद आपको आश्चर्य होगा, उनकी माताजियों के जो मतलब उन बच्चों के जो पेरेंट्स उनके अब तक फोन आते हैं कि आचार्य जी अब फिर से कब शुरू कर रहे हैं। ये तो मेरा स्वयं का निजी अनुभव संस्कृत के साथ, ठीक है। तो ये जो श्वासानुप्रदान है, ये इन 18 वर्णों के पीछे एक तनिक सा श्वास सा आपको दिखेगा, तो ये श्वासानुप्रदान, उस वर्ण को बाहर तक, यानी जो वर्ण बाहर है ना, जो सर्वत्र व्याप्त तो है,
लेकिन उसी वर्ण की ध्वनि को अपने भीतर से द्योतित करना, प्रकाशित करना, वो कैसे होगा? ये होती है भाषा की वैज्ञानिकता। यहां से समझ में आता है कि अच्छा, जब वर्ण सब बाहर हैं और सब जगह व्यापक हैं, तो फिर किसी भाषा के किसी वर्ण को या किसी भी रूप में किसी फ्रीक्वेंसी को कैसे कनेक्ट करते हैं? ये एक बहुत संक्षिप्त प्रारूप बता रहा हूं, बहुत संक्षिप्त। इसकी गंभीरता में जाए तो ना जाने कितनी गंभीरता में जाया जा सकता है, जितना सामर्थ्य। अस्तु, तो श्वासानुप्रदान ये, और अघोष मतलब थोड़ी गंभीरता। जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो बड़ा सीरियस है भाई, बड़ा सीरियस व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना प्राय। मतलब वो कैसा है? घोषवंत। और कैसा, कई बार किसको क्या कहते हैं, ना ना ये ज्यादा सीरियस नहीं, अब बस थोड़ा नॉर्मल सीरियस है। तो जो नॉर्मल सीरियस मतलब वो अघोष। जैसे पीछे वाले प्रकरण में हमने देखा था ना, स्पृष्ट और ईषत स्पृष्ट, विवृत और ईषद विवृत। ठीक, यहां पर भी अघोष और घोष। घोष आगे पढ़ेंगे, आज हमने अघोष पढ़ा। ठीक है, तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम दें। उससे पूर्व संभवतः विपिन जी आदि ने हैंड रेज किया था, तो यदि आपका कोई प्रश्न है तो निसंकोच रखिए, फिर हम कक्षा को विराम। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते विपिन जी। वो आचार्य जी, वो इंग्लिश के बारे में बोल रहा था, वो जब आप बोल रहे थे ना दिस और दैट का, तो जैसे वो केमिस्ट्री को CH से केमिस्ट्री बोलते हैं और CH से चोपड़ा भी बोलते हैं, तो उसको कोपड़ा बोलना चाहिए नहीं था? करेक्ट। बिल्कुल अच्छा तर्क है, अच्छा तर्क है, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब अगर इस पर कभी कोई बुद्धि का प्रयोग करे थोड़ा सा, तो इस पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात आपके साथ साझा कर लेता हूं। संसार की कोई भी भाषा व्यवहार के लिए, संसार की कोई भी भाषा हो, भाषागत द्वेष नहीं होना चाहिए। भाषा तो भावों को सेंड करने का, रिसीव करने का एक माध्यम, भावों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। तो भाषा को लेकर के बखेड़ा नहीं होना चाहिए, एक सामान्य नियम है। किंतु यदि भाषा वैज्ञानिक है तो उस पर गर्व होना चाहिए। और हाँ, जब आप किसी भाषा को जान लेते, इस प्रकार से जान लेते, तब आप मैं कहूं कि बड़े विश्वास के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हो, हाँ मैं अमुक भाषा का जानने वाला हूं, मैं अमुक भाषा को जानता हूं, उसकी वैज्ञानिकता को समझता हूं, इसलिए मुझे गर्व है मेरी भाषा पर। ठीक है, चलिए, अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? यदि है तो कृपया। एक छोटा सा प्रश्न है आचार्य जी। नमस्ते जी नमस्ते। ये जो कुचू टुपू ये वर्ग का में जो लगा है, उसमें कोई और स्वर क्यों नहीं लगा? जैसे का, की, ई, ये क्यों नहीं लगा? ऊ ही क्यों लगा? इसी ग्रंथ को जब आप अंत तक पढ़ लेंगे तो आपको ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। सरलता के लिए आपने प्रश्न किया, मैं एक बहुत संक्षेप से उत्तर देता हूं। देखिए, वहां पर 12 प्रकार से एक वर्ण के साथ प्रयोग वो बताया था। जो आपने कहा ना कि ए क्यों नहीं लगा, ई क्यों नहीं लगा, एक वर्ण के साथ 12 प्रकार से स्वरों का प्रयोग होता है। एक वर्ण को 12 प्रकार से प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो वो वर्ण के साथ प्रयोग वाली बात है। यहां पर वो वर्ण को नहीं कह रहे, यहां पर वो वर्ग को कह रहे हैं। तो वर्ग को कहने के लिए उनको की या के थोड़ी कहना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न ये कि फिर कु क्यों कहा? भाई ऊ भी तो स्वर ही है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी ग्रंथ में आपको आगे सविस्तार मिलेगा, वहीं पर स्पष्ट करूंगा, वहीं पर व्याख्या करूंगा। ठीक है जी। तो ये जो कु है ये उस वर्ग के लिए है। जैसे कु मतलब का वर्ग, चु मतलब चा वर्ग। ठीक है। अब देखो, आपका एक प्रश्न हो सकता है, मैं आप ही की ओर से एक और प्रश्न करता हूं। आप ये कह सकते हो कि भाई जैसे कु है तो ऐसे शु भी तो होना चाहिए, है ना। जैसे जो हमारे
ऊष्म स्वर है, ऊष्म वर्ण है, उनके लिए शु होना चाहिए, अंतस्थ है तो उसके लिए यू होना चाहिए। ऐसा भी एक प्रश्न हो सकता है। तो चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, किसी को कुछ मिलता है खोजिए, नहीं मिलता है तो देखते हैं ये ग्रंथ में क्या कहते हैं ऋषिवर। ठीक है, चलिए आप सभी को हाँ जी दीक्षा जी। जी आप सभी को नमस्ते और राजन जी आपको भी नमस्ते। अभी शोभा माता जी ने एक बात कही कू चू टू तू पू, इस पे मुझे कुछ कहना है यदि आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनका प्रश्न था कि ये क के साथ उकार ही क्यों है, अकार इकार या कोई अन्य स्वर क्यों नहीं है कवर्ग को कहने के लिए, या च के साथ उकार ही क्यों है, कोई अन्य स्वर क्यों नहीं है। तो इसको जितना मैं समझ पाई मुझे ऐसा लगता है क के साथ जो उकार है उस उकार से कहा जा रहा है कि क और इसके उत्तर के, तो उत्तर का मतलब कहते हैं बाद वाला, तो क के बाद वाले जो अक्षर हैं उन सभी को कवर्ग में चुना गया, इसलिए क उ क प्लस इसके उत्तर यानी इसके बाद वाले सभी वर्ण। ऐसे ही च उ यानी च के उत्तर वाले अर्थात चकार के बाद वाले सभी च वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ही ट के साथ उ कहने से ट के उत्तर के अर्थात बाद के सारे च वर्ग में आ जाएंगे। इसलिए च के साथ उकार का प्रयोग किया गया, अकार एकार या इकार का नहीं किया गया, ऐसा मुझे समझ आता है। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो राजन जी ठीक करें। बहुत सुंदर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो एक नया तर्क आपके लिए, और ऊ से उत्तर ऐसा लिया जाता है और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। बस ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम इस बात को माने कि आपका ये प्रश्न बहुत गंभीरता में यदि कोई चला जाए तो आपका एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, नहीं बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है लेकिन हम इसको क्यों माने। तो इसको क्यों माने, इस प्रश्न के समाधान के लिए फिर एक बात कही जाएगी कि वर्णोच्चारण तो प्री नर्सरी है। क्यों मानने के लिए कम से कम पीएचडी करनी पड़ती है, डॉक्टरेट होना पड़ता है किसी विषय के आधिकारिक रूप से दक्षता को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हो तो ये प्री नर्सरी है, ये तो आपका प्ले स्कूल है एक तरह से समझ लीजिए, प्ले गुरुकुल है, स्कूल तो नहीं कहना चाहिए। ईशा के नाम पर जो चले उनको ईश स्कूल ऐसा, वैसे वो यीशु मसीह है ऐसा उनका नाम था, लेकिन यीशु से ईशु हो गए और ईशु से फिर ईशा मसीह हो गए, तो फिर उसी से ई स्कूल। जैसे हमारे यहाँ होते थे गुरुओं के कुल, तो उन्होंने ईशा के कुल, ईशा मसीह के कुल, तो ई स्कूल होकर के वो फिर स्कूल कर दिया। और देखो स्कूल से एक और बात याद आई, SCHOOL स्कूल। अच्छा शूल लिखो, शूल, उनसे पूछो कि भैया शूल लिखना है कैसे लिखे। अस्तु, चलिए तो बहुत बढ़िया, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत कुछ जानने सीखने को